खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज देश लगभग इस बात पर एकमत है कि देश की ज्यादातर मुश्किलात की जड़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। साल 2002 में जस्टिस वेंकटचलैया आयोग ने संविधान संशोधनों की जो सिफारिशें की थी उसमें भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून बनाने की बात की गई थी। उस वक्त भी देश में एनडीए की सरकार थी और आज भी। बीच में 10 साल यूपीए का राज रहा, लेकिन तब से लेकर अब तक हमारी सरकारों ने ऐसा कोई कानून बनाने के बारे में पहल क्यों नहीं की। कल यूपी के बागपत में मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या कानून रैली की और बढ़ती पॉपुलेशन को देश के लिए कैंसर करार दिया। उनका कहना है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए, उनका वोटिंग राइट और सभी सरकारी फैसिलिटीज खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन इसी रैली में वो ये कहकर अपनी इस पूरी मुहिम की हवा निकाल देते हैं कि जहां हिंदुओं की आबादी कम है वहां उनकी आवाज बंद हो जाती है। इससे पता चलता है कि नेताजी किस मंशा के तहत यह मुद्दा उठा रहे हैं। पर बड़ा सवाल जो आज हम उठाने जा रहे हैं वो यही है कि हम दो हमारे दो पर क्यों नहीं बन पा रहा है देश में कानून। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जिस दिन जन भागीदारी हो जाएगी, राम मंदिर भी होगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होगा। मरकजी वजीर गिरिराज अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से अक्सर व बेशतर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर मुल्क में बढ़ रही आबादी के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया है। गिरिराज के मुताबिक मुल्क में हिंदुओं की तादाद मुसलसल कम हो रही है, जो कि लम्हे फिक्रिया है। गिरिराज के मुताबिक मुल्क में 2011 और 2014 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुओं की तादाद काफी कम हुई है। इस देश में हर कानून के लिए जन भागीदारी चाहिए और मैं जन भागीदारी के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के मंच पे आया हूं। जिस दिन जन भागीदारी हो जाएगी, राम मंदिर भी होगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होगा। ये समय रहते हो जाए। अभी प्रथम द्वितीय चरण का कैंसर है, अगर नहीं बना तो आगे फिर लाइलाज होगा। जन भागीदारी से इसे करना होगा, क्योंकि वोट के सौदागर हर मोर्चे पर खड़े दिखाई देते हैं। गिरिराज ने मजीद कहा कि मुल्क के 54 अजला में हिंदुओं की तादाद गिरी है। उन्होंने मुसलमानों को बराह रास्त तनकीद का निशाना तो नहीं बनाया, अलबत्ता इशारों में कहने की कोशिश की है कि आबादी पर काबू पाना अशद जरूरी है, क्योंकि मुल्क में हर साल तकरीबन 2 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम दुनिया के 30 ऐसे देश हैं जो 2 करोड़ से नीचे हैं। हम प्रतिवर्ष वैसे देशों को पैदा कर रहे हैं। श्री गिरिराज सिंह जी इसीलिए रखे गए हैं मंत्रिपरिषद में कि वो उटपटांग बोलते रहे। कभी आज तक मैंने उनको मंत्रालय के बारे में बोलते नहीं सुना। किस विभाग के मंत्री तो मैं जानता भी नहीं। बढ़ती आबादी यकीनी तौर पर एक मसला है, लेकिन इसकी आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। गिरिराज सिंह हिंदुओं की आबादी में कमी का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन सही आदादोशुमार बयान नहीं करते और न ये बताते हैं कि मुसलमानों की आबादी में कितना इजाफा हुआ है। बीजेपी लीडरों पर तो मुल्क के हर मसले के लिए मुसलमानों को कसूरवार ठहराने का खब्द सवार है। मुल्क की आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश संजीदगी के साथ होनी चाहिए, इस पर किसी को एतराज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बड़ा सवाल यही है कि हम दो हमारे दो, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। और खास बात यह है कि जिस पार्टी की सरकार है उसके नेता और सरकार के मंत्री तक इस बात को कह रहे हैं कि इसकी जरूरत है, फिर यह कानून लाया क्यों नहीं जा रहा है? यही मेरा आज का सवाल है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज अश्वनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, वकील हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और गिरिराज सिंह के साथ अश्वनी उपाध्याय इस रैली में मौजूद भी थे। बागपत की जो ये रैली हुई है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। साथ ही साथ हमारे साथ शकील अंसारी साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं। असद खान फलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और थोड़ी देर में 2 और खास चेहरे इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और शाइस्ता अंबर हमारे साथ जुड़ेंगी सीधे लखनऊ से,
जो कि ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं। अश्विनी जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप इस रैली में मौजूद थे और एक तरह से देखा जाए तो रैली का मकसद जो था वो बड़ा नेक था, क्योंकि इस देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, जिसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें इस देश में हो रही हैं, उसको एड्रेस किया गया। लेकिन जब आप इसी रैली में ये कह देते हैं जहां हिंदू कम है वहां पर यह हो रहा है, जहां मुसलमान ज्यादा हो गए वहां पर यह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को की हवा निकाल दी जाती। आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातों से बहुत बचकर रखना चाहिए, तभी यह मुहिम आगे बढ़ पाएगी? समीर भाई साहब, मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं। आवाज नहीं जा रही है क्या? जी हाँ जी जी। आज आपने, बाकी चैनलों ने आज तक कोई डिबेट नहीं किया और आज आप दूसरी बार डिबेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। शुक्रिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस देश की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है और जनसंख्या विस्फोट से सब परेशान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब परेशान है। केवल हिंदू परेशान है, मुसलमान, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो भयानक रोग है, ये जो बीमारी है, इससे सब लोग परेशान हैं। और आपने मुहिम चलाई है, तो मैं अपनी बात तो बाद में कहूंगा, लेकिन मैं आज आपके चैनल से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। आपका नेटवर्क देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश के, मुझे लगता, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आपके रिपोर्टर नहीं होंगे। इस समय सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूं, आपके चैनल से आग्रह करता हूं, एक बार सभी चैनलों, सभी सांसदों से एक बार पूछिए आप उनके समर्थन में है कि नहीं समर्थन में है। मुझे लगता है आपको 1 हफ्ते लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर आप संख्या बता पाएंगे कि देश के कितने राज्यसभा सांसद और कितने लोकसभा सांसद इसके समर्थन में है, कितने विरोध में है। और ये अपने आप में पूरे इस मुहिम का एजेंडा तय कर देगा। संसद का सत्र तो विंटर वेकेशन में शुरू होगा, लेकिन न्यूज 18 उर्दू, न्यूज 18 ग्रुप उसके पहले इस देश को बता सकता है कि कितने सांसद लोकसभा, राज्यसभा किसके समर्थन में, कितने इसके विरोध में। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। 122 करोड़ लोगों के पास आधार है इस समय, समीर जी। डाटा कहता है, आधार के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है। तो 120 करोड़ लोगों का आधार बन गया। 20 करोड़ लोग यानी करीब 25 करोड़ लोगों के पास आधार नहीं है। लगभग 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, तो यानी हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो गई। हमारा क्षेत्रफल दुनिया का मात्र 2%, हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4%, हमारी जनसंख्या दुनिया की 20%। चीन की जनसंख्या 141 करोड़, हमारी जनसंख्या 150 करोड़, यानी हम चाइना से आगे निकल गए। और आप देखिए हो क्या रहा है। देश की राजधानी में आपने सुना होगा पानी की कतार लगी थी, लड़ाई हुई और हत्या हो गई। तो ऐसा नहीं है, पानी के लिए लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में हालत यह है कि बाकी और छोड़िए, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, कूड़ा रखने के लिए जगह नहीं है। आपने देखा कूड़े के कितने बड़े बड़े ढेर यहां बन चुके हैं, कूड़ा रखने की जगह नहीं बची हुई है। तो आने वाले टाइम में अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आपस में लोग एक दूसरे को मारेंगे। हवा के लिए मारेंगे, पानी के लिए मारेंगे, जमीन के लिए मारेंगे, कपड़े के लिए मारेंगे, नौकरी के लिए मारेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। हर समस्या का मुझे लगता है इससे कहीं न कहीं कनेक्शन है। बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल सही है ये बात। ये भले ही ये बातें आज के दौर में हमको डरावनी लग रही हो और हमें यह लग रहा हो कि हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, खतरे को दिखा रहे हैं, लेकिन खतरा इतना बड़ा ही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का खतरा इतना बड़ा ही है, लेकिन सरकार का रवैया क्यों इतना उदासीन है, ये मेरा सवाल था। उस पर मैं फिर आपसे जवाब लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन शकील अंसारी साहब, आपको क्या लगता है, जिस हमने अभी जस्टिस वेंकट चलैया आयोग का जिक्र किया, उन्होंने तमाम संविधान संशोधनों को लेकर सिफारिशें की 2002 में, उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी और अरुण जेटली को ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें भी इस बात का जिक्र था कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। क्या वजह है कि 2002 से आप लोगों की सरकारें भी रही, 2 बार एनडीए की सरकार भी रही, लेकिन इस बारे में कानून लाना तो दूर, सोचा भी नहीं गया। देखिए, सबसे अगर ईमानदारी की बात की जाए यहाँ पे, तो देखिए जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की सोच अगर
इस हिंदुस्तान में किसी एक व्यक्ति को आई थी तो उसका नाम है संजय गांधी। और यूथ कांग्रेस ने जो 5 सूत्री प्रोग्राम दिया था, हाँ। उसमें सबसे पहला प्रोग्राम ये था कि उनकी मंशा सही थी लेकिन तरीका गलत हो गया ना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। हाँ। मंशा वही मैं कह रहा हूं। उसके बाद जो मंशा की बात आप जो कहा, अब उस पर हम उतना डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं। नतीजा रिजल्ट ये हुआ कि सरकार चली गई, इमरजेंसी आई और ये सब जितनी चीजें हुई उनके बाद सरकार चली गई। उसके बाद तो जनता दल की सरकार बनी थी जिसमें बीजेपी शामिल थी जी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर बाद में बनी, जो प्राइम मिनिस्टर बने 3 बार, वो भी उनकी सरकार थी। कांग्रेस की बात जब आप कह रहे हैं, यूपीए की भी सरकार आई, अभी आई जी। लेकिन ये बताएं ना, जो इतनी बड़ी मुहिम और इतनी बड़े भाषण अभी हमारे भाई ने किया, अश्वनी भाई ने, तो उन्होंने जब इतने मौके मिले तो कानून क्यों नहीं बनाते हैं? एक बात, आज उनकी सरकार है, ट्रिपल तलाक पर ऑर्डिनेंस ले आते हैं, तो जनसंख्या पर भी ले आए ना ऑर्डिनेंस। कौन रोक रहा है उनको? कोई रोका है? किसने रोका है? जो वो कह रहे हैं कि एक मेंबर से पूछिए, तो मेंबर मेजॉरिटी उनकी है, तो उनके मेजॉरिटी मेंबर का ख्याल उनकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? उनके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये दूसरी बात। अब आ जाइए, ये अगर पॉपुलेशन की कंट्रोल करने के लिए, देश हित के लिए अगर बात करते अगर तो बहुत अच्छा होता और हर आदमी इसको वेलकम करता, सभी लोग उसके लिए सामने आते। लेकिन उसके पीछे इनकी रास क्या है? फौरन जनसंख्या कंट्रोल के नाम पर वो जाते हैं, माइनॉरिटीज पर अटैक कर देते हैं कि वो उनके यहाँ आबादी ज्यादा बढ़ रही है। हिंदू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको डराने की बात करते हैं। आज तक ऐसा है कि 80% आबादी को 20% आबादी का भय, खौफ और डर दिखाकर सत्ता हासिल करने की एक साजिश की जा रही है, मुल्क को एक कम्युनलाइज करने की एक साजिश की जा रही है। तो ये मुहिम जो उनकी है, 4.5 साल आराम से गुजर गया, कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ। आज जब 4.5 साल के बाद चुनाव आने वाले हैं, हाँ। और अभी 3 स्टेट के बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, तो इनको ये बात समझ में आ रही है, और सीधी नहीं समझ में आ रही, उसमें भी टेहरी समझ में आ रही है। हाँ। कि किसी खास मजहब के लोगों की आबादी बढ़ रही है, जो सरासर। और यही जब हम कह देते हैं ना, यही जब हम कह देते हैं तो नेताजी की मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। यही जब हम कह देते हैं तो सारी मुहिम की हवा निकाल कर रख देते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रावत साहब, आपको क्या लगता है, ये हम दो हमारे दो कानून का जिक्र आज 4.5 साल बाद सत्ता में रहने के क्यों हो रहा है? जब सरकार बनी तब क्यों नहीं ख्याल आया? और हम दो हमारे दो की बातें तो हम जब बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं। समीर भाई जी, अभी हमारे मित्र वकील साहब बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनवा दी। अरे सत्ता में तो आप हो और हम तो आपको सपोर्ट करते हैं हमेशा। आप कानून ले आओ, कानून ले आना चाहिए था बहुत पहले। अब तो आप करने वाले, आप बोलने वाले नहीं। आप अपोजिशन की तरह मत बोलो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज मुद्दा उठ गया तो विंटर सेशन के अंदर आप कानून लेके आओगे, भाई हम दो हमारे दो, और फिर जब कोई पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती है तो हमें अश्विनी जी पता चल जाएगा कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, सपा सपोर्ट नहीं कर रही है, बसपा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हमारे सामने वो चीज आ जाएगी। आप लाने वाले बनो, हम तो आपके साथ हैं, हम दो हमारे दो, हम आपके साथ हैं। बस आप ये छोड़ दो, कैसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, आप करने वाले बनो, आप कर डालो उसको, आप कानून लाओ। देखिए पार्टी सामने आएंगी, अयोध्या के ऊपर बिल लेके आओ, आप लाने वाले बनिए। बस अब छोड़ दो उन चीजों को, करिए आप। हम तो यही चाहते हैं समीर जी कि अब करने का समय है, जितना समय निकल गया निकल गया। ठीक है, ठीक है। असद खान फलाही साहब, क्या आपको लगता है कि इस पूरी मुहिम में, मैं आता हूं अश्विनी जी, एक एक करके सबसे सबकी राय सामने आ जानी चाहिए। एक बार फलाही साहब बोलिए। डिबेट को पार्टी लेवल है, पार्टी पक्ष से बात न करें, इसको केवल देशहित में, आज की डिबेट केवल देशहित में होनी चाहिए बस। ठीक है, ठीक है, होना तो यही चाहिए, लेकिन हो कहां पाता है? फलाही साहब मुझे ये बताइए, इस पूरी कवायद में कहीं धर्म बीच में आड़े आता है क्या? इसी कवायद की क्यों बात कर रहे हैं समीर भाई? अगर किसी भी योजना के अंदर आपने धर्म का रंग डाल दिया उसके अंदर,
तो वो योजना अपने आप फेल हो जाएगी, उसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला ये सोच के चलेगा कि यार ये तो हिंदू के लिए बनाई गई है, और ये मुसलमान ये सोचेगा कि ये तो मुसलमान को सामने रख के बनाई गई है, हमें टारगेट करने के लिए। जैसा अभी शकील भाई कह रहे थे वोट के पोलराइजेशन के लिए, आपने सभी को अच्छा वक्त दिया, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं मुझे भी अच्छा वक्त देंगे। पूरी दुनिया के अंदर माइनॉरिटी को डर होता है मेजॉरिटी से, ठीक है ना? उनकी जान, उनकी माल, उनकी इज्जत आबरू की, और वहां की माइनॉरिटी कितनी प्रॉस्पेरियस है, इससे उस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है। हिंदुस्तान के अंदर ऑपोजिट कर दिया गया कि यहाँ की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से डरा दिया करोगे कि आप सपोर्ट करोगे भलाई साहब? अगर अश्विनी उपाध्याय जी बिल लेके आते हैं, आ रहा हूं, पॉपुलेशन पे भी आ रहा हूं सर, सपोर्ट करेंगे इस बिल को। अरे देखिए, ये दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। बोलिए फलाही साहब, बोलिए। जो जनसंख्या के एक्सपर्ट हैं, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक 2035 से लेकर 2040 के बीच में हिंदुस्तान की जनसंख्या जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमारे को ऐसा नहीं कि हम उसके इंतजार में बैठे रहे। देखिए, यहाँ बैठ के एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पे नहीं बात होगी। बहरहाल चूंकि जो सत्ता में है वो तो सोचने को तैयार नहीं है। हमें क्या चाहिए कि हम लोगों को ये बताएं कि एक हम अपने परिवार नियोजन के लिए क्यों अपनाएं, एक फैमिली को 2 बच्चे ही क्यों पैदा करने चाहिए, उसके फायदे बताएं, उसके ऊपर पूरा एक अभियान चलाएं, पूरा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए ताकि उनको बताया जाए। साहब, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु ये कहने में भी हिचकिचाते हैं। मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहूंगा, कोई बात दबी छुपी नहीं रहनी चाहिए। होता क्या है, सवाल ये पूछे जाते हैं कि इस्लाम में फैमिली प्लानिंग की मनाही है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की मनाही है। इस वजह से आप बच्चों, 2 बच्चों के बाद पाबंदी हुई ना, बात सुनिए, 2 बच्चों के बाद या 3 बच्चों के बाद आप रोक नहीं लगा सकते, यह दलील दी जाती है। देखिए, उसका मैं चाहता हूं आप जवाब दें। फुका ने, जूरिस्ट ने कहा है, जूरिस्ट की इसमें फुका की राय है। कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि करना चाहिए। जब हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो तो क्यों उसको हम क्यों नहीं उसको अडॉप्ट करें? एक आखिरी बात कर लूं, जब चाइना ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1 चाइल्ड 1 फैमिली वाली, तो पूरी दुनिया के अंदर उसको क्रिटिसाइज किया गया था और कहा गया था ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन की ना उसने पॉलिसी अडॉप्ट, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की या नहीं की? अगर आप उस पॉलिसी को उठा के देखें तो पूरी दुनिया ने उसके ऊपर तनकीद करी थी, पूरी दुनिया से आलोचना हुई थी। यानी इस्लाम कहीं बीच में नहीं आता ना आड़े। इस्लाम, देखिए, इस मुहिम को आगे बढ़ना चाहिए, इस्लाम कहीं बीच में नहीं आता। सर देखिए, अल्लाह के रसूल की मैं प्रोफेटिक नरेशन भी कर दूं। अल्लाह के रसूल, समीर भाई, इस्लाम हिंदुस्तान में आड़े आता है कि वो दूसरों के आगे, समीर भाई, इस्लाम हिंदुस्तान में ही आड़े आता है हर काम में, कि अपने बच्चों को इस हालत में मत छोड़ के जाओ कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाए। अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा कर दे और आप अगर तरबियत नहीं कर पाए उनकी, तो दूसरे के हाथों आप छोड़ के जाएंगे। ठीक है, शाइस्ता अंबर हमारे साथ मौजूद है। शाइस्ता जी, क्या आपको लगता है फलाही साहब ने जो बातें कही उसका आप सपोर्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं आपको यह लगता है कि जो अपने हिसाब से कुछ ऐसे ठेकेदार समाज में हैं हमारे, जो अपने हिसाब से धर्म को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बातें फैल गई हैं जो नहीं होनी चाहिए, और वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार हैं आज की तारीख में? बिल्कुल समीर साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे भी मौका दिया। मैं ये समझती हूँ कि इसको फैमिली प्लानिंग को सियासी मुद्दा न बनाया जाए बल्कि समाजी मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि जब हम अपने ही घर में बहुत सारी चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आएगा। अगर हम थोड़े ही लोगों में हम अपनी ज्यादा मोहब्बतें, शफ़क़तें और सुविधाएं देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और इस्लाम हिकमत का मजहब है और हिकमत से चलना चाहिए। हमें जज्बात और सियासी बेकार की सियासत को लेकर के और दीन की आड़ में लेकर के अपनी चौधराहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम तो इमामों से और उलमाए किराम से ये गुजारिश करेंगे कि मस्जिदों में ये तरबियत दें कि वो कहें कि हमें हमारी अपनी बीवियों को उनके उतनी ही बच्चे हों जितनी उनकी सेहत इजाजत दे, उनकी जेब इजाजत दे, ना कि आप बच्चों को बेहतर तालीम ना दे पाए और वो
मजदूरों में लग जाए, कार पंचर बनाए, का साइकिल पंचर बनाए, कार मैकेनिक बन जाए। लेकिन आप रेशो उठा के देखिए, ये 20 साल के अंदर माइनॉरिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में जनसंख्या बहुत कम हुई है। आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, मुसलमान फैमिली, बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो कम बच्चे और उनको पढ़ा रहे हैं, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये समाजी बेदारी होनी चाहिए। और फैमिली प्लानिंग को लेकर अगर कोई नफरत भरी बयान देता है तो उसको बायकआउट करना चाहिए और उनके जो बड़े आला ओहदेदार हैं उनको भी सख्ती से मना करें कि ये समाज में इस तरह नफरत किसी धर्म या समुदाय को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर के मत फैलाएं, जिससे कि बंटवारा पैदा हो और मैं समझती हूँ कि भाईचारा में चोट पहुंचे। ठीक है शाइस्ता जी। मोहम्मद अब्बास साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, ये बताइए कि ये रोड़ा कहां पर अटका है, क्यों हिम्मत नहीं कर पाते? संजय गांधी साहब का जिक्र किया अभी शकील अंसारी भाई ने। क्या आपको लगता है कि वो एक बड़ी वजह जिसकी वजह से हमारे और नेता, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने मंशा भले ने एक थी, रास्ता गलत हो गया, लेकिन उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ा पॉलिटिकली, वो नजर में रहता है क्या नेताओं के, जिसकी वजह से इसके लिए कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा? इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन की, उसको दरकिनार किया हुआ है हमारे नेताओं ने वोट बैंक के चलते। समीर भाई, हमारे मुल्क ने एक संविधान बनाया और एक शानदार संविधान बनाया है जी। संविधान का यह कहना है कि इस मुल्क में रहने वाले हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है और बराबर के संसाधनों पर अधिकार है। और यह देखने का विषय है कि आबादी उन लोगों की बढ़ रही है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो संसाधनों से वंचित हैं, जो अशिक्षित हैं, जो दुनिया के अच्छे सिस्टम से दूर हैं, उनमें अज्ञानता है, अशिक्षा है। जब तक हम समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक मेरा मानना है कोई भी आबादी बढ़ाने का फार्मूला, कम करने का फार्मूला लागू नहीं होगा। हमें लोगों को जनजागरण चलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का और अखिलेश यादव जी का स्पष्ट मानना है, और हमारी सरकारों ने सब लोगों को बराबर का समाजवाद स्थापित करके बराबर का न्याय दिया, सबकी बेटियों को पढ़ने का मौका दिया, बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, हेल्थ का मौका दिया। कानून पर बात कीजिए। जहां भी मुसलमानों, हिंदू, कानून क्यों नहीं बन पा रहा? सरकार में वही तो आ रहा हूं ना। कानून तो कानून बनाने वाले लोग जब उसके सांसद कहेंगे, भगवा टोले के सांसद कहेंगे, साध्वी और साधु कहेंगे कि 10-10 बच्चे पैदा करो, अधिकार है हमारा, सांसद होकर जब इस तरह की बात करेंगे, सांसद जो हमारी साध्वी हैं, सांसद हैं, 10-10 बच्चों की मुहिम चला रही हैं, तो जिस देश की संसद के बैठे हुए लोग इस तरह की बातें करेंगे वो कैसे हो जाएगा? और मैं बाकी हमारे जो वक्ता हैं उनकी बात से सहमत हूं, पर वक्ताओं से सहमत हूं कि अगर धर्म बेस बनाकर आप कोई चीज चलाओगे तो वो सिर्फ वोटों के लिए है, देश हित में नहीं और देश की दशा और दिशा सोचकर नहीं है। और मैं इस्लाम के मुतालिक एक बात कहना चाहता हूं कि इस्लाम में शादी करना फर्ज नहीं है। अगर शादी नहीं हो रही कोई बात नहीं, शादी सुन्नत है। बच्चे पैदा करना फर्ज नहीं है कि हर हाल में पैदा करो, ये हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई ऐसा पाप नहीं है। लेकिन अगर बच्चे पैदा हो जाए, ये स्पष्ट है कि बच्चे अगर पैदा हो जाए तो उनकी तरबियत देना, उनको शिक्षित करना कंपलसरी है। तो आज जो सबसे बड़ा रोड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी में है, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड्स हो, मुस्लिम्स हो या किसी भी समाज का तबका है, जो अशिक्षित है वही बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है। शिक्षित और संसाधनों पे विराजमान लोगों के यहां बच्चे नहीं होते, वो किसी भी धर्म के हों। तो सबसे पहले हमें लोगों को शिक्षित करके उनको संसाधनों पर बराबर के अधिकार देके जनजागरण चला जाए ऑटोमेटिकली, और कानून बने। ठीक है, आपकी बात में पॉइंट है, आपकी बात में पॉइंट है अश्विनी उपाध्याय साहब। आप तो इतने दिन से लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के खिलाफ। मुझे ये बताइए कि ये इस बात में पॉइंट है ना कि जो अशिक्षित लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, वहां पर यह समस्या ज्यादा है, वहां पर यह प्रॉब्लम ज्यादा है। जो पढ़ लिख गए उनकी समझ इतनी है कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनके बच्चे 1 होंगे या 2 होंगे तो क्या सही रहेगा, किसको वो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कितनों को दे सकते हैं। देखिए समीर भाई, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। पहली बात तो यह कि ईरान
मैं फलाही साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने बाकायदा आपके चैनल पे बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जनसंख्या बढ़ाने को लेके या कम करने को लेके या कंट्रासेप्टिव दवा खाने को लेके या नसबंदी कराने को लेके इस्लाम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं फलाही साहब को बधाई देता हूं कि कम से कम आपके जो करोड़ों लोग देख रहे होंगे उनको बड़ा स्पष्ट हो गया होगा। इसका मतलब इसका धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, 1990 में खुमैनी साहब ने ईरान में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। 1990 में मोरक्को में जहां पे मोहम्मद साहब के ही खानदान के लोग अभी राज कर रहे हैं, जो किंग अब्दुल्ला, वहां पे 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रही है। या क्या है या नहीं है? आ रहा हूं एक मिनट, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। नहीं फलाई जी बोलिए। फलाई साहब मैं आ रहा हूं। तो इसका मतलब मोरक्को में भी चल रहा है, ईरान में भी चला। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, शायद बहुत कम दर्शकों को पता होगा, भगवान राम ने, दशरथ जी ने 3 शादियां किया, उनके 4 बच्चे हुए, लेकिन भगवान राम ने निर्णय लिया हम 2 हमारे 2। इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबने एक एक विवाह किया और सबके 2-2 बच्चे पैदा हुए। हमारे रामायण में जिक्र है, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। यानी उन्होंने उस समय स्टैंडर्ड तय किया राम राज्य में कि नहीं, क्योंकि राजा जो करता था वही प्रजा फॉलो करती थी, इसलिए चारों भाइयों ने हम 2 हमारे 2 का पालन किया। अब मैं आगे आता हूं। वर्तमान स्थितियों में जेल में भीड़ है, रेल में भीड़ है, बस में भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है, थाने में भीड़ है, तहसील में भीड़ है, जिले में भीड़ है, कचहरी में भीड़ है, हाई कोर्ट में भीड़ है, सुप्रीम कोर्ट में भीड़ है, स्कूल में भीड़, हॉस्पिटल में भीड़, आप कहीं चले जाओ भीड़ ही भीड़। और इसका जो समाधान एक ही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम बिल्कुल मानते हैं इसको आना चाहिए, लेकिन फोर्स नहीं। बिल्कुल जो कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा, वास्तव में कहीं ना कहीं डर तो पैदा है। जो 1975 में संजय जी ने किया, उनकी नीयत बहुत अच्छी थी, तरीका गड़बड़ था, सरकार गिर गई थी। इसलिए हमें यह कहने में कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल एक डर बना हुआ है, कहीं दिक्कत हो जाए। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आपके पास सबसे ज्यादा पत्रकार है, आपके पास सबसे ज्यादा रिपोर्टर है, एक बार अपने ऊपर भी आप बात करिए। अभी सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में एक बार, बिल्कुल हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम तो इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि यह देश हित में है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। यह कानून क्यों नहीं बन पा रहा है, सरकार आखिर इसको लेकर सीरियस क्यों नहीं है, जब बीजेपी के नेता यहां पर खुद बैठकर कह रहे हैं कि भाई ये वक्त की जरूरत है और वो हमारे सामने है, कितनी जरूरत है, उसके बावजूद भी वो सीरियसनेस सरकार में नजर क्यों नहीं आ रही। और सरकार के मंत्री को ही जाकर रैली क्यों करनी पड़ रही है और यह कहना पड़ रहा है कि भाई हम 2 हमारे 2 का कानून होना चाहिए। लाइए ना, रोका किसने? तो हम 2 हमारे 2 पर क्यों नहीं बन पा रहा है कानून, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सेकंड सेगमेंट की शुरुआत में डॉक्टर एच.एस. रावत साहब से करना चाहूंगा। रावत साहब, सवाल हमारा आज का यही था कि कानून क्यों नहीं बन पा रहा है। आपको नहीं लगता कि इसके लिए कहीं ना कहीं वो नेता भी जिम्मेदार हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी नेता साबित करने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या का डर दिखाते हैं और हिंदू समाज से यह आह्वान करते हैं कि भाई 4 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, नहीं तो हम कम हो गए तो ना जाने क्या हो जाएगा, ना जाने कौन सी कयामत आ जाएगी। लगता नहीं आपको जिम्मेदारी उनकी भी बनती है? देखो समीर भाई जी, आप बड़ी लॉजिकल डिबेट करते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर देखें कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और कहां तक फैला हुआ था, ये कौन सी नीति के तहत हिंदू खत्म हुए, ये तो समझना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, फलाई साहब तो अच्छी बात करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें टीवी पे कर देते हैं, लेकिन जब यहां दूसरे लोग आकर के बैठते हैं जो टोपी लगा करके, और उस समय अगर उनसे इस बात को कर दिया जाए कि भाई हम 2 हमारे 2 की बातें, तो यहां पर तलवारें खिंच जाती हैं। वो बोलते हैं हमारा इस्लाम तो इसको बोलता ही नहीं, अल्लाह ने जो कहा है वो होता रहेगा। इसलिए ये हिंदू जो धर्मगुरु हैं जो बोलते हैं, वो क्रिया की प्रतिक्रिया के अंदर बोलते हैं, क्योंकि इस तरीके से देश के हालात बन चुके हैं। आप अगर 47 की जनसंख्या देखें मुसलमानों की और आज की जनसंख्या देखें तो बड़ा फर्क आ रहा है। और ये जब बात डिबेट होती है इस तरह की, तो हमेशा आप देखिए कोई भी
कट्टर जो पंथी है वो आकर के बोलेंगे नहीं हमारी कुरान में ऐसा लिखा है, हमारी हदीस में ऐसा लिखा है, हम अल्लाह के बनाई हुई चीज को कोई तो खत्म नहीं कर सकते, इसलिए जनसंख्या कानून को मानेंगे नहीं और उसका विरोध करते हैं। अगर उसका डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हिंदुओं से ज्यादा कम हुई है। देखिए ये डेटा किसी के पास सही नहीं है। अब गूगल के ऊपर कोई भी मुसलमान अगर डेटा डाल देता है ग्रोथ रेट कम हो गई है तो उसको मान लो, हिंदू कोई डाल देता है तो उसको मान लो, ये तो सरकार के पास है। लेकिन अगर स्थिति देखी जाए, देखिए करता ही नहीं और मैं चाहता नहीं कि आप लोग भी उसको पढ़ें। समीर भाई कहीं ना कहीं कट्टरपंथी का हिंदू शिकार हो रहा है। एक तरफा बात नहीं है अब्बास भाई, अगर आप देखे जाए तो देखो क्या हाल हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या हाल हो रहा है असम के अंदर, क्या हाल हो रहा है बंगाल के अंदर। तो कहीं ना कहीं कोई कट्टरपंथीता का कोई नियम तो है ना, तभी तो हिंदू परेशान हो रहा है। हिंदू चाहता है कि एक नियम बने सबके लिए बराबर, सबका अधिकार हो, तो उसमें दिक्कत क्या है। मैं फलाई साहब की बात नहीं कर रहा, ये तो एक और यहाँ पर और बच्चे पैदा करें। ये कैसी सोच है रावत साहब, ये कैसी सोच है? इससे तो और बेड़ा गर्क ही होगा फिर। मतलब आप फिर आप भी डर दिखाइए कि माइनॉरिटीज के लोग ज्यादा हो रहे हैं, आप ज्यादा बच्चे पैदा करो, उधर भी डर दिखाया जाएगा कि मेजॉरिटी के लोग इतने ज्यादा हो गए तो यहां भी बच्चे पैदा करो, सब बच्चे पैदा करो। या मैं उन संतों का या उन नेताओं का इस बात से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि भाई 10-10 बच्चे हिंदू करेंगे, मैं उस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं। मैं देश की हित की बात कर रहा हूं कि हिंदू भी ना करे, मुसलमान भी ना करे, जो कानून हमारा बन जाए उसका पालन करे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई साध्वी इस तरह की बात करती है तो वो भी मैं उसके फेवर में नहीं हूं। देश पहले, देश रहेगा तो हिंदू और मुसलमान रहेगा, अगर देश नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। स्वागत करता है आपके इस स्टेटमेंट का। फलाई साहब फिर ये सोसाइटी में रुक क्यों नहीं? समीर भाई देखिए सबसे पहले जो अभी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट इसे एजुकेशन से कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, या वजहें और भी हैं? मैं आ रहा हूं। नहीं आपने सेंसस का जिक्र किया, मेरा फलाई साहब से एक सवाल है। फलाई साहब कोई कुरान या हदीस रोकती है क्या? आप सुन तो लें, जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कुरान कोई ऐसी रोक है क्या? अश्विनी जी एक लाइन में पूछिए, फिर फलाई साहब जवाब देंगे। जी हाँ जी है, मेरा फलाई उपाध्याय जी है, फलाई साहब हदीस में भी है और कुरान में भी है। मुझे लगता है आप क्लियर कर दीजिए। फलाई साहब नहीं वो फलाई साहब क्लियर करेंगे। फलाई साहब ऐसी कोई समस्या है क्या कि नहीं आप नसबंदी नहीं कराओगे या 2 से ज्यादा पैदा करना जरूरी है, ऐसा कुछ है क्या? फलाई साहब क्लियर कर दीजिए। देखिए इस्लाम ने, सुनिए, इस्लाम या धर्म का काम ये नहीं है कि वो ये चीजें बताएगा। इस्लाम पाकीज़गी की बात करता है, प्योरिफिकेशन की बात करता है और इबादत की बात करता है। जैसे इस्लाम ने कहा सड़क पे चलो, अब सड़क पे तो हम किसी भी एंगल से चल सकते हैं ना, लेकिन लॉ ऑफ लैंड हमें बताएगा कि राइट साइड से आपको जाना है, लेफ्ट साइड से आपको आना है। तो ये लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मजहब को हर चीज में ड्रैग करना और हर चीज का सवाल का जवाब मजहब से ढूंढना, ये इस्लाम का या किसी भी और धर्म का मुकदमा नहीं है। उसके ये आप बुनियादी बातें समझ लें। आप इस्लाम आया है हमें पाकीज़ा बनाने के लिए, हमें तत्हीर के प्रोसेस से गुजारने के लिए। जो ह्यूमन वीकनेस है हमारी, उनके ऊपर हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके हर चीज का जवाब हम ढूंढे कि कुरान में कैसे सलाद बनाने का जिक्र और खाना बनाने का जिक्र और इन सब चीजों का। तो ये सवाल का जवाब नहीं होता है। सवाल का जवाब ये है कि क्या इसके ऊपर हमारे आप बात को मत घुमाओ फलाई साहब, सीधी सीधी बात का जवाब दीजिए, कुरान और हदीस में ये है या नहीं? अश्विनी उपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि कुरान में ये चीज है या नहीं। आप बातों को मत घुमाओ, या मैं बता देता हूं सूरह नंबर 3 के अंदर लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम में जोड़िए। प्लीज भाई साहब देखिए, अगर रावत साहब ऐसे मत कीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा ताल्लुक से मिसकोट मत कीजिए ना, ये किसी धर्म में नहीं लिखा, ये मिसकोट मत किया कीजिए प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू यू जी, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर किसी भी धार्मिक ग्रंथ को ऐसे मिसकोट ना करें, नहीं तो मैं अभी गीता को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर इतना गिना दूंगा कि यू वुड नॉट बी एबल टू आंसर मी बैक। रियली आई एम टेलिंग यू। तो आप ये बता दो फलाई साहब, आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज़ आई हैव अ सेंटिमेंट एंड आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ नहीं करा सकते। जी बट यू आर ट्राइंग टू मेक इट अ कम्युनल, तो भाई व्हाट कुरान सेज, व्हाट गीता सेज एंड व्हाट बाइबल सेज। ठीक है,
And you haven't read about the Quran. अंसारी साहब, लेकिन हमारी जो राजनीतिक जमात सर, मेरी बात तो नहीं हो गई ना आपकी बात। अरे सर, आपने जनसंख्या में बोलने इंग्लिश सब में बोल दिया, आपने इतना कुछ बोल दिया। अरे सर, शकील अंसारी साहब, मुझे ये बताइए, जो सियासी जमात है, सियासी जमात ये कब एकमत होगी इस मुद्दे पर? देखिए, सियासी जमात को एकमत होने की पोजीशन जब आएगी ना, जब कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा और सरकार ये कोशिश करेगी कि सारी जमायतों को मुत्तहिद करके ये बिल को पास कराया जाए। हाँ। तो सबसे पहले तो हमारे भाई जो बीजेपी के दोस्त हमारे बैठे हैं, इन्होंने कहा कि आपसे कहा, दरखास्त किया कि आप एक एक एमपी से बात कीजिए। अरे ये व्हिप का जमाना है, एक एक एमपी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी अगर एक एक एमपी की भी राय अलग होगी, जब तक मोदी जी की राय नहीं बनेगी और उस पर बिल नहीं आएगा, कोई बीजेपी का एमपी भी कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि ईमानदारी के साथ इस मुहिम को चलाने की बात कीजिए। इसको धर्म के जब अब में घेरे में आप बांध देते हैं और झंझट खड़ा कर देते हैं, हाँ। जब गिरिराज सिंह इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान देने लग जाते हैं, तो सारा मुहिम तो उसी वक्त फेल कर जाता है। जिस वक्त इलेक्शन आता है और हिंदुओं को डर दिखाया जाता है माइनॉरिटी का, और 11 बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता है, आपको तो बता दूं, कहां रहेगा ये मुहिम? कहीं पर रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। देखिए, इस देश के लिए अगर तो आपको कांग्रेस के टाइम पर नसबंदी का था, तो आपने मुसलमानों को क्यों नहीं छेड़ा? कर रहे थे कि हर जगह भीड़ है, हॉस्पिटल में भीड़ है, यहाँ तक कि अब टीवी चैनल पर भी भीड़ है। तो ये भीड़ को कम करने के लिए अगर आपको कोई चीज करनी है, तो उसके लिए अपनी जिम्मेदारी सरकार को पहले निभानी पड़ेगी, तब फिर कोई और बात होगी। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर मुस्लिम में है, हिंदुओं में है, सिखों में है, ईसाइयों में, सबको बैठा लिए, सबसे बात कीजिए, यूनानिमस राय लीजिए। सरकार तो डेमोक्रेसी की है ना हिंदुस्तान में, अच्छी जमहूरियत, दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत हम कहते हैं। तो जमहूरियत में तो यही काम है कि सबको लेके चले और सबकी राय से कोई कानून बनाए। तो आप बिल बना लीजिए, पार्लियामेंट में पेश कीजिए, इसी सेशन में पास करा लीजिए। दिक्कत है सारी 4 साल के बाद ये अश्विनी जी जवाब दीजिए। तो ये बात सही नहीं है ना? अश्विनी जी जवाब दीजिए। देखिए, ये बातें जो है ना, ये शकील अंसारी साहब के मुंह से तो अच्छी लग रही है क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं। आप सत्ता में रह के विपक्ष जैसी बातें कैसे कर सकते हैं कि ये कानून बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए? आप ही को करना है ना, विपक्ष में ही बैठने की आदत है। जी हाँ समीर भाई, एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया 2 मिनट के लिए मुझे टाइम दें सब लोग जी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, 125 सांसदों का उस पर सिग्नेचर है और बहुमत के लिए 250 चाहिए होता है। हम क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो करना होगा तो कर ही देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो करना होगा कर देगी आने वाले बिल पास हुआ है क्या? लेकिन बिल पेश हो चुका है। लोकतंत्र एक, अरे सुन तो लीजिए साहब, अरे भाई साहब, आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है, बिल पास होना चाहिए। अरे भाई, आपकी सरकार है, आप बिल ला नहीं रहे, प्राइवेट मेंबर बिल की बात कर रहे हैं, कभी पास ही नहीं होता है। भाई साहब, मैंने आपसे हाथ जोड़ा है, पास हुआ है प्राइवेट मेंबर बिल? मैंने आपसे हाथ जोड़ा, जरा 2 मिनट शांत हो जाइए। जी बोलिए, सुन तो लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। तो एक बात तो यह हो गई कि 125 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बिल साइन करके पेश कर दिया है। आने वाले विंटर सेशन में उस पर बहस होनी चाहिए, ऐसा हम भी सोचते हैं और आप भी सोचते हैं। अब बात आती है कि इसके टेक्निकल ग्राउंड पे, मैं रिलीजन पे नहीं जाता, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप दासना की जेल में आइए, आप चोर के ऊपर, झपटमार के ऊपर, लुटेरे के ऊपर, बलात्कारी के ऊपर, चैन स्नेचर के ऊपर, तस्करों के ऊपर एक सर्वे करिए। 80% अपराधी ऐसे हैं जिनके मां बाप ने हम दो हमारे दो का पालन नहीं किया। यह मैं ऑथेंटिक डाटा बता रहा हूं। आप पत्थरबाजों पर कर लीजिए, पत्थरबाजी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, नक्सलवाद का संबंध है जनसंख्या विस्फोट से, अपराध का संबंध है जनसंख्या विस्फोट से, अलगाववाद का संबंध है जनसंख्या विस्फोट से, आप कट्टरवाद को देख लीजिए, उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। आप कमजोरों को, गरीबों को, मुझे हमारा ये मानना है, देश की ये जो समस्या है इनका दलित, पिछड़ा और बैकवर्ड, हमारा ये भी कहना है, जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, राम राज्य का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, राम राज्य का मतलब अपराध मुक्त भारत, वो राम राज्य तब तक नहीं आ सकता जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो हमारे दो नहीं बनेगा। हम उस पर संकल्प हैं, हम जन जागरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL किया,
PIL के बाद मैं पूरे क्षेत्र में जगह जगह भटक रहा हूं। हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं, सांसद लगे हुए, 125 सांसदों ने लिख के भी दे दिया। तो सबकी जिम्मेदारी होती है, सपा बसपा की जिम्मेदारी है, यहां पंडित जी बैठे उनकी जिम्मेदारी, फलाही साहब की जिम्मेदारी, हमारे सपा के दोस्त, ये देश का विषय है। कृपया इसको पार्टी के चश्मे से मत देखिए, हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसको केवल और केवल देश के संसाधनों के हिसाब से देखिए। 2% जमीन पे 20% लोग रह रहे हैं। चाइना हमसे 3 गुना है क्षेत्रफल में, और हमारी जो जनसंख्या चाइना के बराबर है। चाइना में 11 बच्चे पर मिनट पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ 33 बच्चे पर मिनट पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब हमारी जनसंख्या बढ़ने की दर चाइना के आएंगे, देश के साथ आएंगे, इस मुद्दे पर नहीं लगाया गया, आने वाले टाइम में रोटी कपड़ा मकान के लिए युद्ध हो जाएगा। रोटी कपड़ा मकान के लिए युद्ध हो जाएगा। हाँ, होगा ही ना, जब जनसंख्या समीर भाई तो होगा ही। अब्बास साहब बोलिए। तू इधर उधर की ना बात कर। जी बता, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गुजर नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जिन मुद्दों को लेकर आए थे, ये जनसंख्या का मुद्दा भी लेकर आए थे, ये बेरोजगारी का मुद्दा भी लेकर आए थे, ये काले धन का ही मुद्दा लाए थे। 5 साल सिवा लूटमार के कुछ नहीं हुआ। और अभी मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि रामराज, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, रामराज जिसमें रामायण है, और रामायण पूरी इसलिए हुई थी कि मैया सीता को रावण ने टच करने का प्रयास किया था। मैया सीता पवित्र थी, लेकिन एक धोबी ने जरा सा लांछन लगाया था कि पर स्त्री और पर जगह रहाई, तो उस पे लिए मैया सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। महाभारत राष्ट्रपति निकल थे, लेकिन शासन ने क्या लेना देना है, गैर स्त्री को छूने का प्रयास करा। यानी हमारे यहाँ महिलाओं को पूरा सम्मान है, लेकिन किसी से संबंध ना हो, ये महाभारत और रामायण कहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 497 खत्म करके दोनों ग्रंथों की पीठ में खंजर घोपने का काम किया है। ये धर्म की बात करते हैं आप, इसके समर्थन में 497 धारा ही बाकी इन दोनों ग्रंथों का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे बात खत्म कर दिया। हम तो हमारे लोग का कानून जो है उसको सपोर्ट आप करेंगे या नहीं करेंगे? समाजवादी पार्टी हम दो हमारे दो के समर्थन में, उन्होंने बताया कि उनके 125 सांसद इस कानून के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी पक्ष में है या नहीं है? देश हित की किसी भी चीज से, किसी भी उससे, देखिए मैंने क्या कहा, देश हित में जो भी चीज होगी उस पर चर्चा की जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना है हम दो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करो, समाजवादी पार्टी हम दो गरीब और पिछड़ों को संसाधनों पे कब्जा दो। स्पष्ट बताइए, आप कुछ नहीं करते, संसाधनों को छूने नहीं देते, आप पिछड़ों का हाथ खा गए, आप दलितों का हाथ खा गए, आप संविधान के हत्यारे हैं, संविधान के विरोधी सारे काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपना वोट बैंक पकाने के लिए, अपना वोट बैंक सच्चा करने के लिए आप हर वो काम करते हैं जिससे वोट बैंक बने। आबादी का मसला है, ठीक है, जो मुद्दा है ना वो डिटेल नहीं होना चाहिए। शाइस्ता अंदर जब हटाने की बात, अच्छा सुन लीजिए ना, आप दोनों लोग सुनिए जरा। शाइस्ता जी आपको क्या लगता है, ये मुहिम आगे बढ़ पाएगी या हमारे देश में जिस तरह की सियासत इस वक्त हमें देखने को मिल रही है उसके चलते ये मुहिम दम तोड़ देगी? उम्मीद क्या है? देखिए, दम तो नहीं तोड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमें लोगों को संजीदगी से इस पे गौर करना चाहिए। और रहा यह कि ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे इस मंच पर या हमारी डिबेट में जो कुछ लोग किसी बिना वजह एक दूसरे धर्म के लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, या अपनी अपनी पार्टी का नाम ले करके कि ये हुआ और ये हुआ, इस मुद्दे पर हमारा डिबेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक समाजी मुद्दा है। इसमें परेशानियां हैं, इसमें सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको तरक्की मिले, और हम लोग गरीबी की मुफलिसी की हालत में जिए, और देश के गरीबी दुनिया के देशों में हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में या गरीबी में नंबर आए, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश सबसे दुनिया की सबसे शिक्षित देशों में माना जाए, सबसे विकास और तरक्की और खुशहाल और आपसी सौहार्द और सभी धर्मों के आपस में मेल जोल और सम्मान का देश माना जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के धर्म को लेकर के माने। इस्लाम इबादत की बात करता है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दुनिया में आप कैसे समाज में रहें, कैसे उठे, कैसे पड़ोस के साथ, पड़ोसी के साथ व्यवहार करें, कैसे रिश्ते निभाएं, इसको भी सिखाया है। सिर्फ इबादत नहीं सिखाई है, समाज में कैसे हम रिश्ते कायम करें, कैसे हम अपने को रखें। अहले बैत से उठा के देख लीजिए तो उसमें भी सारे तरीके इस्लामी रिश्तों की मर्यादाओं को एहतराम और देश और वतन और समाज को कैसे बेहतर और आपसी सौहार्द मोहब्बत और एक दूसरे का हक महफूज किया जाए, ये तालीम दी गई है। और यही रामचरितमानस में भी है और यही भगवत गीता में भी है और यही बाइबल में है। लेकिन किसी पर आरोप लगा करके ये मुद्दे खत्म ना करें, ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं और इसको बेहतर से बेहतर उठाया जाए। पार्लियामेंट में कानून बनता तो है लेकिन उसको लागू नहीं होता, तलाक पर अभी तक अटका हुआ है। ये सियासत है और सियासी लोगों को इस समाजी मुद्दों पे आने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्माचार्य और हमारे इमाम, हमारे उलमाए दीन अपने अपने फॉलोअर्स को समझाएं, जितना संविधान से ज्यादा और अदालत से ज्यादा लोग अपने धर्माचार्य और अपने उलमाए दीन की बात सुनते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, समाज तभी बेहतर होगा जब हम अपने बड़ों की बात मानेंगे और बेहतर तरीके से वक्त मेरे पास खत्म हो गया, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। लेकिन हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और फलाही साहब आपकी वजह से, शाइस्ता अंबर जी आपकी वजह से और रावत साहब आपकी वजह से, इन धर्मगुरुओं की वजह से यह तो साबित हो गया कि कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, इस्लाम हो या हिंदू हो, कोई भी धर्म आड़े नहीं आता। अगर यह कानून लागू करती है सरकार तो कोई भी धर्म आड़े नहीं आता। इसलिए सरकार के पास विल पावर होना चाहिए, सरकार को यह विल पावर दिखाना है और यह कानून लाना है, क्योंकि यह वक्त की जरूरत है। अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा भी साथ है पूरा और देश का साथ है, क्योंकि ये जो मुहिम है ये देश के लिए बहुत जरूरी है। यकीन जानिए इससे जरूरी और कुछ नहीं। इस वक्त पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसको एड्रेस करना ही चाहिए सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।